आइए आज एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक सफर पर चलते हैं। हम बात कर रहे हैं 1206 से 1750 तक के उन 700 सालों की, जब भारत में सत्ता के बड़े ही नाटकीय बदलाव हुए। विदेशी आक्रमण, भयंकर क्षेत्रीय संघर्ष, ये कोई अंधकार युग बिल्कुल नहीं था, बल्कि यही वो समय था जिसने आधुनिक भारत की नींव रखी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे कालखंड को डिकोड करते हैं। अब इस युग को सही मायने में समझने के लिए हमें 11वीं सदी में थोड़ा पीछे जाना होगा। उस दौर की कल्पना कीजिए जब हिंदू कुश पहाड़ों के रास्तों से मध्य एशियाई ताकतें लगातार भारत में घुसपैठ कर रही थीं। उनका मकसद सिर्फ धन लूटना नहीं था, बल्कि वो एक बहुत बड़े साम्राज्य की तलाश में थे। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। आज हम इस पूरे इतिहास को 5 अहम हिस्सों में बांटकर देखेंगे। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत का जन्म, फिर मुगल साम्राज्य का दौर, उसके खिलाफ उठे क्षेत्रीय प्रतिरोध, सिख धर्म का उदय, और आखिर में हम देखेंगे कि सुल्तानों और मुगलों का प्रशासन एक दूसरे से कितना अलग था। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के जन्म की। कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है साल 1192 में, तराइन का दूसरा युद्ध। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और बस यहीं से भारत का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। दिल्ली पर एक बिल्कुल ही नए तरह के शासन की नींव पड़ गई। अब दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले इन 5 मुख्य राजवंशों का क्रम याद रखना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसे याद रखने की एक बहुत ही मजेदार और आसान ट्रिक है। किशोर सर ट्रक से लौट रहे हैं, है ना आसान? से गुलाम या स्लेव वंश, किशोर से खिलजी, ट्रक से तुगलक, से सैयद और लॉट से लोधी वंश। इस एक लाइन से आपको पूरी क्रोनोलॉजी आसानी से याद हो जाएगी। ये सल्तनत काल भयंकर राजनीतिक उथल-पुथल का दौर था। मिसाल के तौर पर एक तरफ हमारे पास अलाउद्दीन खिलजी था। अपने आक्रामक सैन्य अभियानों के कारण उसे सिकंदर-ए-सानी यानी दूसरा सिकंदर कहा जाता था। और ठीक इसके उलट मोहम्मद बिन तुगलक था। इसके तो सारे ही प्रयोग उल्टे पड़े, चाहे वो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ले जाना हो या फिर तांबे की मुद्रा चलाना हो। इन फैसलों से अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी। इस पूरे दौर में एक बात जो सबसे ज्यादा हावी रही वो थी लूटपाट और सख्त धार्मिक नीतियां। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जजिया कर। ये एक तरह का धार्मिक टैक्स था जो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। इसके बदले में उन्हें सुरक्षा और सैन्य सेवा से छूट दी जाती थी। मतलब सत्ता और पैसे का एक पूरा सिस्टम तैयार कर लिया गया था। और फिर समय का पहिया घूमा और शुरुआत हुई मुगल साम्राज्य के शक्तिशाली युग की। साल 1526, भारतीय इतिहास का एक और बहुत बड़ा मील का पत्थर, पानीपत का पहला युद्ध। यहाँ बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और इसी के साथ भारत में मुगल साम्राज्य की एक मजबूत नींव रख दी गई। सल्तनत का युग खत्म और एक नया दौर शुरू। बाबर अपने साथ सिर्फ एक नया राजवंशी लेकर नहीं आया था, उसने भारतीय युद्ध के मैदान की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। कैसे? उसने पहली बार युद्ध में बारूद, मैदानी तोपखाने और बंदूकों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। ये एक ऐसा तकनीकी गेम चेंजर था जिसके सामने पुरानी सेनाएं बिल्कुल टिक नहीं पाईं। मुगल काल की दिलचस्प बात यह है कि इसमें 2 बिल्कुल अलग तरह के शासन के नजरिए देखने को मिलते हैं। एक तरफ अकबर था जिसने सुलह कुल यानी सबके साथ शांति का रास्ता अपनाया। उसने जजिया खत्म कर दिया और राजपूतों को अपने साथ मिलाया। लेकिन दूसरी तरफ औरंगजेब था जिसकी कट्टर नीतियों, फिर से जजिया लगाने और मंदिरों को तोड़ने के फैसलों ने विद्रोह की आग भड़का दी। और सच कहें तो यही नीतियां आगे चलकर साम्राज्य को कमजोर करने का कारण बनी। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, जो है क्षेत्रीय प्रतिरोध और अदम्य स्थानीय संघर्ष। ये मत सोचिएगा कि इन बड़े साम्राज्यों का पूरे उपमहाद्वीप पर एक तरफा कब्जा था। बिल्कुल नहीं। दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य अपनी सांस्कृतिक ऊंचाई पर था। 1336 में हरिहर और बुक्का ने इसे बसाया और कृष्णदेव राय के राज में ये फला फूला। ये साम्राज्य उत्तर के सुल्तानों के विस्तार के सामने एक विशाल चट्टान बनकर खड़ा रहा, जब तक कि 1565 में तालीकोटा के दुखद युद्ध में इसका पतन नहीं हो गया। इधर राजस्थान में राजपूत शूरवीरों ने अपना कड़ा प्रतिरोध जारी रखा। महाराणा प्रताप जैसे नायकों ने अकबर की विशाल सत्ता के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया। 1576 के प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी।
उन्होंने मुगलों के खिलाफ एक शानदार छापामार यानी गोरिल्ला युद्ध रणनीति अपनाई और अपनी आज़ादी कायम रखी। अब अगर हम पूर्वोत्तर यानी असम की तरफ चलें तो वहां अहोम साम्राज्य ने मुगलों को हमेशा रोके रखा। उन्होंने अपनी अनोखी पाइक सैन्य प्रणाली और ब्रह्मपुत्र नदी के भूगोल का बड़ा ही चतुराई से इस्तेमाल किया। 1671 में सरायघाट के युद्ध में महान सेनापति लचित बोरफुकन के नेतृत्व में अहोम सेना ने मुगलों को पानी में जो ऐतिहासिक शिकस्त दी वो वाकई लाजवाब थी। और इस प्रतिरोध में हमारे आदिवासी और गोंड समुदायों की बहादुरी भी किसी से कम नहीं थी। गढ़ा साम्राज्य की रानी दुर्गावती की ही मिसाल ले लीजिए। वो अकबर की विशाल सेना के सामने बिल्कुल नहीं डरीं। मैदाने जंग में बहादुरी से लड़ते हुए आत्मसमर्पण करने के बजाय महज 42 साल की उम्र में उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। हमारा अगला अहम पड़ाव है सिख धर्म का उदय। इन सब लड़ाइयों के बीच उत्तर भारत में एक बहुत ही खूबसूरत और शांतिपूर्ण आध्यात्मिक लहर उठ रही थी। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की नींव रखी। इसका पूरा ध्यान किस बात पर था? समानता, करुणा और एक ओंकार यानी ईश्वर एक है। समाज में ऊंच नीच मिटाकर सबको एक नज़र से देखने की यह एक बहुत ही पवित्र पहल थी। लेकिन मुगल सम्राटों की क्रूरता ने इस शांतिपूर्ण समुदाय को भी नहीं बख्शा। जहांगीर ने 5वें गुरु अर्जन देव जी को शहीद कर दिया और बाद में औरंगजेब ने 9वें गुरु तेग बहादुर जी का शीश कटवा दिया। सोचिए, इस लगातार होते निर्मम अत्याचार का क्या असर हुआ होगा। इसी ने सिख समुदाय को अपनी रक्षा के लिए हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। और इसी अत्याचार का सीधा और शक्तिशाली जवाब था खालसा पंथ का निर्माण। 1699 में 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने आध्यात्मिक अनुयायियों को एक निडर, अनुशासित और पवित्र योद्धा समुदाय में बदल दिया। इसका मकसद एकदम साफ था, अन्याय और जुल्म के खिलाफ डटकर लड़ना। अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं, सुल्तानों और मुगलों के प्रशासन की तुलना। इन दोनों साम्राज्यों के राजकाज चलाने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क था। सल्तनत काल में इक्ता प्रणाली चलती थी, जो थोड़ी कमजोर और विकेंद्रीकृत थी। इसमें सीधा भूमि बांटी जाती थी। लेकिन मुगलों ने, खासकर अकबर ने, मनसबदारी प्रणाली शुरू की। ये रैंक या पद पर आधारित थी। ये बहुत ही मजबूत, केंद्रीकृत और कमाल की कुशल व्यवस्था थी। मुगलों का प्रशासनिक ढांचा काफी व्यवस्थित था। अलग अलग कामों के लिए खास पद थे, जैसे दीवान जो वित्त या खजाने का काम देखता था, मीर बख्शी जो सेना की जिम्मेदारी संभालता था, और फिर टोडरमल जैसे प्रतिभाशाली मंत्री भी थे जिन्होंने जमीन और फसल का इतना सटीक सर्वेक्षण किया कि पूरा टैक्स सिस्टम ही मानकीकृत हो गया। मतलब एक बहुत ही मजबूत प्रशासनिक ढांचा। तो 700 सालों के इस लंबे और रोमांचक सफर को देखने के बाद हमारे सामने एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल आता है। क्या एक टिकाऊ साम्राज्य बनाने के लिए सल्तनत जैसी आक्रामक ताकत और बल प्रयोग जरूरी है, या फिर शुरुआती मुगलों की तरह सहयोग और स्थानीय लोगों को साथ लेकर चलने की नीति ज्यादा काम आती है? वास्तव में एक स्थायी साम्राज्य का रहस्य क्या है? इतिहास हमें क्या सिखाता है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस एक्सप्लेनेयर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।